क्वेश्चन नंबर 18 है, पेपर 1 का है। इसमें कह रहे हैं कि एक डिस्क है जिसके रेडियस आर है, चार डेंसिटी रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपन कैपिटल आर के बराबर है और डेंसिटी स्मॉल आर सेंटर से दूरी है। एक स्फीयर है जो बड़ा सा स्फीयर है और ये डिस्क कॉन्सेंट्रिक है इस बड़े स्फीयर के साथ। कह रहा है इस बड़े स्फीयर से नेट फ्लक्स फाई नॉट है। अब मैंने एक स्फीयर और सिलेक्ट किया जिसका रेडियस r/4 था। अब वो भी इसी डिस्क पे है बट वो r/4 रेडियस का है और कॉन्सेंट्रिक है इस डिस्क के साथ। कह रहा है इससे फ्लक्स, अगर इस स्फीयर से फ्लक्स फाई के बराबर है तो फाई नॉट अपॉन फाई की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। कंफर्म है कि यहाँ पे जब फाई नॉट की वैल्यू आएगी, दिस इज नथिंग बट चार्ज इंक्लोज्ड क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जब फ्लक्स की वैल्यू आएगी, दिस इज नथिंग बट क्यू यहाँ का इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नॉट अपॉन फाई की जो वैल्यू बनेगी, फाई नॉट अपॉन फाई की, दिस वन इज क्यू टी अपॉन क्यू, ये है। अब क्यू टी अपॉन क्यू निकालना हमारा टास्क है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। इसमें सेंटर से आर दूरी पे जाएंगे और डी आर स्ट्रिप का एक रेडियस का सिलेक्ट करेंगे, डी आर स्ट्रिप का ऐसे। तो इस डी आर स्ट्रिप पे जो चार्ज होगा इस डिस्क के ऊपर ऑलरेडी बताया जा चुका है, उसकी वैल्यू होगी डी क्यू इज इक्वल टू चार डेंसिटी इंटू ये वाला सरफेस एरिया जो क्या आएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर के बराबर। तो सिग्मा की वैल्यू प्लेस करिए यहाँ से, तो सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 2 पाई स्मॉल आर डी आर। ठीक है, अब इसको करेंगे इंटीग्रेट। क्यू टोटल निकालने के लिए लिमिट 0 से कैपिटल आर, जब 0 से कैपिटल आर इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू आती है। ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हूँ, बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जब इसके लिए क्यों कैलकुलेट करूँगा तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल यही लिखूंगा, इंटीग्रेशन रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर 2 पाई स्मॉल आर डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r/4 तक। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे Q2 अपॉन Q को, तो इसको अलग इंटीग्रेट करना है, इसको अलग इंटीग्रेट करना है। ये वैल्यू आती है 32 अपॉन 5। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.4। तो इसका तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक एयर कॉलम है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी f0 है, ये इसके साथ वाइब्रेट कर रहा है। अब कह रहा है अगर ये ट्यूनिंग फोर्क 2 मीटर पर सेकेंड से इसके तरफ मूव करना शुरू कर दिया तो इस एयर कॉलम का लेंथ आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये इसके साथ फिर रेजोनेंस में आएगा। तो क्या है कि बताइए स्मॉलेस्ट परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ एयर कॉलम सो दैट दिस विल बी अगेन इन रेजोनेंस, परसेंटेज चेंज रिक्वायर्ड टू द लेंथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लो nth वॉट से इससे वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या लिखोगे, f0 इज इक्वल टू NV अपॉन 2L। लिख लिया। जब ये इसके तरफ मूव करेगा तो ये जो फ्रीक्वेंसी इस एयर कॉलम में जाएगी वो डॉपलर इफेक्ट से निकाल लेंगे, कितना v प्लस v नॉट ऑब्जर्वर ये है, v प्लस v नॉट अपॉन v माइनस bs सोर्स है 2 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0 इज इक्वल टू NV अपॉन L प्लस डेल्टा L। लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस f0 को उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये क्या बन गया, v अपॉन v माइनस 2 NV अपॉन 2L इज इक्वल टू NV अपॉन 2 L प्लस डेल्टा L। NV से NV कटेगा, ठीक है, 2 से 2 का टर्म कट जाएगा और इसको रिवर्स कर दो और इस L के साथ भेज देते, बनेगा L प्लस डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू, रिवर्स करेंगे तो बनेगा v माइनस 2 अपॉन v। इसको अलग अलग कर लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस डेल L अपॉन L, ये क्या बनेगा 1 माइनस 2 अपॉन v, तो 1 से 1 कट गया। तो डेल्टा L अपॉन L की वैल्यू आ गई माइनस 2 अपॉन v। अब परसेंटेज की 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से तो आएगा -2 और v की वैल्यू क्या है 330
उठा के यहाँ पर रख दो 330 इंटू 100, तो इसकी जो वैल्यू आती है दिस वन इज इसे हम कैलकुलेट करेंगे, बताता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। टू 100 डिवाइड बाई 320, दिस इज 0.625% इज आंसर्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा है कि एक मोनोटोनिक गैस है जो प्रेशर P1 V1 पे है, आइसोथर्मली एक्सपेंड किया जाता है 4 V1 तक, उसके बाद एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया जाता है 32 V1 तक। कह रहा है इस प्रोसेस में अगर वर्क डन W आइसो है और इसमें W एडियाबेटिक है, तो अगर दोनों के रेशियो F/Ln2 है, फाइंड F। अब मैंने क्या किया, सॉल्व करने के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, वर्क डन निकालने के लिए आइसोथर्मल का तो वर्क डन आप सीधे लिख सकते हो, क्या nRT ln V2/V1 होता है। तो nRT, अच्छा nRT में क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 इक्वल्स टू nRT। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, P1 V1 ln V2/V1 4 V1/V1 इट इज 4। क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्डन। एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्डन का फॉर्मूला होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्डन फॉर्मूला होता है P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। तो मोनोटोनिक गैस है तो मोनोटोनिक गैस का 5/3 गामा होता है। अब P2 यहाँ का प्रेशर निकालना पड़ेगा। अच्छा P2 ये है ना, तो इसको लिखेंगे P3 V3, ये P2 है, ये V2, ऐसे लिखिए। तो गामा तो निकाल लिया। अब ये प्रेशर V2 तो मुझे पता है, V2 4 V1 है और V3 32 V1। P2 और P3 निकालना पड़ेगा। P2 निकालने के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस प्रॉपर्टी यूज कर लिया। P1 V1 बराबर P2 V2, तो इससे क्या आएगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 4 V1। तो इससे V1 से V1 कटेगा। अब P2 क्या आएगा, P1/4, मतलब P1/4 आ गया। दिस इज P1/4, मतलब P2 की वैल्यू आ गई P1/4। अब यहाँ पर आएंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन, क्या लिखोगे, P1/4 इंटू 4 V1 का पावर गामा इज 5/3 इज इक्वल टू वहाँ का P3 इंटू 32 V1 का पावर 5/3। इसको सिंप्लीफाई कर दो। जैसे सिंप्लीफाई करोगे ना, मैं बताता हूँ इसका डेटा कितना आता है। इसका डेटा आएगा आपका यह आएगा, बेसिकली P3 की वैल्यू आपकी आएगी P1/128 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको उठा के प्रेस करेंगे। P3 की वैल्यू क्या लिखेंगे, P3 लिखेंगे P1/128, V3 क्या है 32 V1 माइनस P2 किसके बराबर है, P1/4, V2 किसके बराबर है 4 V1 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/3। सिंप्लीफाई कर दीजिए। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू आती है 9/8 P1 V1। अब इसको उठा के आप यहाँ पर रखेंगे, रेशियो निकालना है ना, तो जो रेशियो आएगा मतलब W आइसो अपन एडियाबेटिक्स, तो इसको हटा दीजिए और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो P1 V1 तो कट जाएगा, 8/9 ऊपर जाएगा, तो 8/9 ऊपर जाएगा और ln क्या आएगा 4 आएगा, ln 4। तो उसको यहाँ भेज दीजिए 2, तो बन गया 60। तो उन्होंने F पूछा है, तो F क्या है, इट इज 16/9, तो वैल्यू इज 16/9। तो ये पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि अगर ये ग्लास है, इधर से लाइट रे जा रही है, तो वेव फ्रंट बताइए कि वेव फ्रंट कैसा बनेगा। तो इसमें ऑप्टिकल पाथ का हेल्प लेंगे, ऑप्टिकल पाथ का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ का लेंथ ज़्यादा है, यहाँ का लेंथ ज़्यादा है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ, इसका जो ऑप्टिकल पाथ बनेगा, तो देखिए इसमें क्या है कि इतने लेंथ का जो ऑप्टिकल पाथ बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका हर पॉइंट, ये वेव फ्रंट है, इसका हर पॉइंट सेम फेज होगा, यहाँ पे सेम फेज होगा क्योंकि पैरेलल वेव फ्रंट्स बनेंगे, तो हर पॉइंट सेम फेज का होगा। ये कहाँ तक जाएगा, अगर इस लाइन को आप आगे तक बढ़ा दीजिए इस तरीके से, तो यहाँ तक का वेव फ्रंट एकदम पैरेलल ऐसे चलेगा ऐसे, तो ये इस तरीके से बनेगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ तक वेव फ्रंट्स पैरेलल बनेगा। अब इतनी दूरी का ऑप्टिकल पाथ है, जब तुम एयर की बात करोगे तो जब ये यहाँ पे दिखाओगे डॉट तो एयर में वो इससे ज़्यादा दूरी जाएगा, क्योंकि इतने का ऑप्टिकल पाथ एयर में, इसी के सामने एयर में जाएगा तो ज़्यादा जाएगा। और ये वाला जो दूरी आएगी चूँकि ये बराबर है तो आपको ऐसे दिखेगा। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि ये ऑप्टिकल पाथ है और यही चीज़ जब तुम यहाँ की बात करोगे तो भी ज़्यादा दूरी पे जाएगा, ज़्यादा दूरी पे जाएगा, ऐसे एकदम सेम सामने, अगर ये इसके सामने है तो। और अगर ये सही में डायग्राम ऐसे है इस तरीके से, तो जितना दूरी यहाँ पे उतना दूरी इधर दिखेगा ईयर में। तो ऑप्टिकल पाथ, इतने लेंथ का जो ऑप्टिकल पाथ बनेगा। और पता है डायग्राम में ये भी क्या है, ये भी एकदम सेम है, जितना ये लेंथ है उतना ये भी लेंथ है, ये इस तरीके से ऐसे है। तो जितना इस लेंथ का ऑप्टिकल पाथ एयर में आएगा वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि म्यू इंटू टी होता है, ठीक है। तो अगर ये टी है तो म्यू टी दूरी एयर में दिखेगा, तो ये ऑप्टिकल पाथ यहाँ दिखेगा। और ये वाला पार्ट भी यहाँ से भी रेस एयर में दिखेगी तो इतना दूर दिखेगी, यहाँ से एयर में दिखेगी इतना दूर दिखेगी। तो आपको इन्हीं डॉटेड को मिलाना पड़ेगा। तो इस ऑप्टिकल पाथ को, इस ऑप्टिकल पाथ को, इस ऑप्टिकल पाथ को, इस ऑप्टिकल पाथ को और इसको मिला दीजिए, तो डायग्राम कुछ आपको इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा ऐसा। तो वेव फ्रंट्स आपको इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। तो आगे जब बढ़ाएंगे तो इसका वेव फ्रंट्स आपको यहाँ पे सामने से ऐसे दिखेगा, इसके सामने ऐसे, इसके सामने ऐसे, फिर यहाँ पे। तो ये क्या है, वेव फ्रंट्स का पोजीशन है जो आपको दिख रहा है, ओके, जो कि ऑप्शन ये वाला पार्ट आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो ये पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। कह रहा है कि इसका मैक्सिमम एंगल थीटा कितना हो ताकि ये बॉल इस वाले एज से टॉपल करके ना गिर पाए। तो देखो कुछ नहीं, बहुत ईजी है। जब तक इसका वेट mg इस वाले डॉट के इस साइड में रहेगा तब तक इसका टॉर्क किधर आएगा, ये नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसका mg इस वाले पॉइंट के इस साइड में जाएगा, टॉर्क उल्टा आएगा, रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम एंगल थीटा के लिए ये जो लाइन ऑफ mg बननी चाहिए, लाइन ऑफ mg, वो हर हाल में इस वाले पॉइंट से पास करना चाहिए मैक्सिमम एंगल थीटा केस में, क्योंकि उससे ज़्यादा कर दोगे तो वर्टिकल लाइन इस डॉट किधर जाएगा, टॉर्क उल्टा सेंस में देगा और गिरा देगा। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो सपोज करो, ठीक है, इसका एंगल इतना बढ़ा दिया कि ये जो होगा ये इसके सेंटर से पास करना चाहिए, इसके सेंटर से पास करना चाहिए। और यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दो, ये इस तरीके से स्फीयर होगा बेसिकली, ठीक है। और mg वर्टिकली लाइन है, mg जो कि इससे पास करेगा ऐसे। अब देखो इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल थीटा है तो ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 थीटा बनेगा। और ये 90 है तो एंगल क्या आएगा, थीटा। इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ r बराबर होगा, क्यों, ये 2r है तो ये r होगा, स्मॉल r डिवाइड बाई ये कैपिटल R। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R साइन इनवर्स, ओके।